अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मनी बिल के बाद ऑपोजिशन मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, क्योंकि हुकूमत ने ये बिल पास तो करा लिया लेकिन साथ साथ हुकूमत की अपनी सफ़ों में दरारें भी वाजे हो गई हैं। मनी बिल के बाद की सियासत पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद नए बल्दियाती बिल के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसके खिलाफ पूरी ऑपोजिशन मुत्तहिद है। सिंध के अंदर धरना भी दिया हुआ है जमात इस्लामी ने, उस पर गुफ्तगू होगी दूसरे सेगमेंट में। और आखिर में तफरीक करें लेकिन तमीज़ के दायरे में। कंसर्ट्स के अंदर ख़वातीन को छेड़ना, उन्हें नाजेबा इशारे करना, उन्हें हाथ लगाना, ये किसी तरीके से इस मुल्क में एक हेल्दी मुआशरे में तफरीक के लिए एक ठीक नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये मनी बिल पास हो गया, हुकूमत ने पास करा लिया, लेकिन उनकी अपनी सफ़ों के अंदर हमने देखा परवेज़ खटक साहब ने वाज़ेह तौर पे एक पोजीशन ली, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। तो हुकूमत जो है इसमें अपना ऑब्जेक्टिव तो करने में कामयाब हो गई हासिल, लेकिन अपनी जमात के अंदर की जो उनकी खलीज है वो बढ़ रही है। तो एक तरफ तो ये है हुकूमत ने इससे क्या खोया क्या पाया, दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने इससे क्या खोया क्या पाया, क्योंकि बिल तो पास हो गया लेकिन वैसे वो बज़ाहिर बड़े पूरे इत्मीनान दिखाई देते हैं। नंबर गेम हुकूमत ने अभी फिलहाल जो है वो पूरा करके दिखा दिया है। दोनों की सियासत का अलग-अलग जायजा लेंगे। हुकूमत की खुद एतमादी का जी आलम देखिए कि वो कितने कॉन्फिडेंट है, बड़े प्राउड है, बल्कि साथ साथ तो वो बड़े ताने दे रहे हैं ऑपोजिशन को। 2023 में भी वो हैं और अगले 5 साल भी वो कहीं नहीं जा रहे। तो ये जो कॉन्फिडेंस पीटीआई के कैंप से हमें नजर आ रहा है, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, इस पर भी बात करें। लेकिन ऑपोजिशन का भी, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की खुद एतमादी, वो भी बड़े अरूज पे है, बल्कि वो बड़े अच्छे से टीज कर रहे हैं हुकूमती कैंप को और उनको बता रहे हैं कि अब उनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मियां साहब जब मैं जाऊंगा हो सकता है मेरे साथ हो जाए या उसके बाद भी आ सकते हैं, आएंगे जरूर। इनकी नींदें खराब होंगी जरूर। उनको नवाज शरीफ साहब के आने के बाद हुकूमत चेंज होने की और अकाउंटेबिलिटी होने की फिक्र है। हुकूमत के अपने ऐवानों से भी चीखें उठना शुरू हो गई हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जूं जूं हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले इंतखाबात का मरहला करीब आ रहा है, पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ में इसलिए इजाफा होगा कि हर वो शख्स जो सियासी खुदकुशी से बचना चाहता है वो इमरान खान की पॉलिसियों से फासला इख्तियार करने पे मजबूर होगा। पीटीआई का कोई टिकट नहीं लेने वाला होगा अगले इलेक्शन में। मनी बिल के बाद इस वक्त सियासत कहाँ पे खड़ी है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, मजहर अब्बास साहब कराची से बराह रास्त होंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अच्छा, अब इसमें जो मनी बिल के जो दो पहलू हैं, भट्टी साहब आपसे आगाज करती हूँ कि हुकूमत ने बिल तो पास करा लिया लेकिन फिर हमने देखा कि परवेज खटक साहब वाला जो एपिसोड हुआ उससे उनके अंदर के क्रैक्स नजर आ गए। ऑपोजिशन ने वैसे बड़ा टफ टाइम दिया तकरीरों में, लेकिन बिल तो पास उन्होंने भी होने दिया। सो इस पूरे जो एक्सरसाइज से आपको क्या लग रहा है कि क्या हुकूमत मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, ऑपोजिशन एक कदम आगे बढ़ी है या बैकफुट पे गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस मिनी बजट से ना हुकूमत का कोई लेना देना ना अपोजिशन का कमजोर होने का। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मैं तो पहले दिन से जब आ रहा है तो अपोजिशन लूप में थी ये मिनी बजट मंजूर होना है और उन्होंने बकायदा परमिशन मांगी थी कि सर हम शोर शराबा करेंगे, मीडिया में अपने लोगों को चार्ज करेंगे, लेकिन बिल होगा। तो हुकूमत ना पहले दिन मजबूत थी जब आई थी, इत्तेहाद किसी और ने बनाया था जो नजर नहीं आती अवाम, असल जो अवाम है। जब तक वो रहेगी तो अपोजिशन के पल्ले ही कुछ नहीं है। मैं आपको अर्ज पहले भी कर रहा था, अब भी कह रहा हूँ, नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा, जब तक कि ताकतवर हल्के यकीन दहानी ना कराए कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बेल हो जाएगी। अदरवाइज अपोजिशन को पता था ये मिनी बजट मंजूर होना है, क्योंकि जिन्होंने कराना था उनके पास डंडा बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, मदर साहब जानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मिनी बजट के मंजूर होने से इमरान खान साहब को अपोजिशन से कुछ 27 फरवरी से खतरा है या 23 मार्च से, उन्हें जब भी खतरा होगा अपने आप से होगा। ठीक है, जो वो 3 माह कह रहे हैं ना, मारिए उसका अपोजिशन से कोई लिंक नहीं है। वो खुद एक डिसीजन बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। अच्छा, या उनका ख्याल है कि कोई और ना कोई बड़ा डिसीजन कर ले। वो 3 माह इसलिए है, हमें यकीनन अगर इन्होंने कर लिया तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। बाकी अपोजिशन मैटर ना करती थी ना कर रही है। अच्छा, भट्टी साहब मैंने बात की पीटीआई वालों से, उन्होंने कहा कि आपको हमारी हुकूमत में ना हमें आदत है ऐसे डेडलाइन देने की
کہ یہ 3 مہینے بعد یہ کر ہو جائے گا. شیخ صاحب تو بہت ڈیڈ لائنز دیتے ہیں. خان صاحب کوئی بھی ٹاسک کو مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے 3 مہینے کہہ دیا, تو کہتے ہیں ہمارے تو یہ کابینہ میٹنگ میں یہ باتیں ایسے ہی ہوتی رہتی ہے, 3 مہینے میں یہ, 3 مہینے بعد وہ, اس میں کوئی زیادہ نہیں آپ کو اس میں ریڈ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں, جو 3-4 مہینے پہلے وہ جتنے مضبوط تھے نا, آج وہ مضبوط نہیں ہے. کڑوا سچ ہے. ایک بہت بڑا ٹرانسفر ہوئی تھی, خان صاحب بھی اس سے ہی ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, صحیح, اور کچھ اور بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں کمزور آدمی ہوں, مدر عباس کی طرح بہادر نہیں ہوں, اور لیکن میں ان کو تھوڑا سا کور کرتے ہوئے گزر گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہم نے ویسے ہی کہہ دیا. نہیں خان صاحب, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کس کے پاس پہنچی. آپ نے 5-6 محفلوں میں جو بھی گفتگو کی, اچھی یا بری, اور سخت ترین, اور ایک ان کا وزیر جو بظاہر عمران خان صاحب کو بہت ڈیفینڈ کرتا ہے, وہ پنڈی لے کے گیا. اچھا, میری خبر ہے, میں ایک رپورٹر ہوں, اس پہ قائم ہوں. چلیں اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا ہے. مظہر صاحب وہ لے کے گیا, انہوں نے دکھایا, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بولتا ہے. اچھا, اصل چیز وہ اس میں, اگر یہ اپریل مئی میں اپنا یہ کام خان صاحب کر گئے یا کوئی اور کر گیا, تو خان صاحب کی مرضی سے بساط مل گئی, تو ماریے یہ ریکارڈ رکھے 23ویں خان صاحب کا ہوگا. اچھا, جو خان صاحب چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی بہت سخت لوگ ہیں, ادھر 3 سینئر ہیں, ایک اور ہے, 4 آدمی. انہوں نے ڈیسیژن کیا ہوا ہے جو خان صاحب چاہ رہے ہیں ایز اٹ ویسے نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑی سسپینس تھرلر فلم جو ہے اس کا ایک طرح سے پلاٹ ہے. مظہر صاحب, پاکستان کی سیاست میں سسپینس بھی پرانا نہیں ہے, تھرل بھی پرانی نہیں ہے, انسرٹنٹی بھی پرانی نہیں ہے. کوئی اگر اس کے اوپر فلم بنائے گا نا کبھی, تو وہ بڑی بیسٹ سیلر ہوگی اور بڑی اس کی سیریز بن سکتی ہیں. سو ابھی اس وقت جو حکومت کے اندر کے اختلافات ہیں اس منی بل کے اوپر مزید کھل کے واضح ہو گئے ہیں. بل پاس کرا لیا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن میں ہمیں اعتماد دکھائی دے رہا ہے, اس کی وجہ یہ دڑاڑے ہیں, یا اس کی مطلب ان کو کوئی اور ایشورنسز ہیں, یا میاں صاحب کے کچھ اور معاملات ہیں جس کی بیسس پہ پی ایم ایل این بہت پر امید ہے؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے, پاکستان کی پالیٹکس شیرلاک ہومز والی موویز کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو سسپینس رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا ہو جائے. اور ابھی بھٹی صاحب نے یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ بہت کمزور سے آدمی ہیں, انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کبھی بھی کوئی کمزور آدمی نہیں کر سکتا. وہ ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, وہ رپورٹر بھی بہت زبردست ہیں, وہ اپنی انفارمیشن اور اپنی خبر پر کھڑے رہنے والے انسان ہیں. تو وہ ان کی خبریں, ہوتا ہے سارے رپورٹرز کی خبریں غلط بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ان کے پاس ان کی سورسز بڑی اچھی ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, پی ٹی آئی کے یہ بڑا دلچسپ بل ہے. یہ وہ بل ہے جس کو ووٹ دیتے وقت پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ اس بل میں پی ٹی آئی کے اراکین چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بل کو شکست ہو جائے. اور یہ وہ بل ہے جس کو اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جیت جائیں اور کہیں اس بل کو شکست ہو جائے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی سفر کرے, اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے اس بل کے پاس ہونے سے. پی ٹی آئی کے وہ اراکین جو ڈیسک بجا رہے تھے, انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے لیے کانسٹیٹوئنسی میں جانا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یہ جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے, یہ بالکل بھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آل از ناٹ ویل. اور یہ سچویشن, عمران خان ایگریسو آدمی ہیں, چیلنجز سے نکلنا جانتے ہیں, اور ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. اور وہ لڑ بھی سکتے ہیں, وہ لڑنے کی. لیکن مظہر صاحب اس وقت ایسا کیا مختلف ہے؟ ابھی اگر آپ اسی کی مثال لے لیں خٹک صاحب کی, ہم نے 2020 کے شروع میں ان کا ایسا بیان دیکھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, خیبر پختونخوا میں وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی کہ میں جب چاہوں حکومت بنا دوں, میں جب چاہوں حکومت گرا دوں. خان صاحب کے وہ حوالے سے بات کرے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. اس دفعہ اس گفتگو کی ایسی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ خٹک صاحب کا تو مزاج ایسا ہی ہے. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے, اگر وہ ساری باتیں درست ہیں تو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پریشانی یہ ہوئی کہ کیونکہ اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملے تھے, تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر پرائم منسٹر سے مل کے انہوں نے یہ ساری گفتگو کر دی تھی, اگر نہیں کی تھی تو انہوں نے پبلک میں آ کے یہ بات کی. پبلک سے مراد پوری اتحادی پارٹیوں کے سامنے یہ بات کیوں رکھی؟ یہی باتیں وہ
प्राइवेटली प्राइम मिनिस्टर से जब मिले थे तो उन्होंने कन्वे कर देनी चाहिए, तो उसके बाद उन्हें चुप रहना चाहिए था पार्लियामेंट्री इजलास में। पार्लियामेंट्री इजलास में अगर ये बातें दुरुस्त हैं जो उन्होंने की हैं, तो इसका मतलब ये था कि उन्हें पता था कि ये बातें बाहर जाएंगी जी, ये बातें हेडलाइंस बनेंगी, ये बातें एक तूफान बर्पा करेंगी। वो उन्होंने ये बातें जब लीक की जाती हैं तो ये जानबूझ के लीक की जाती हैं। फिर बाद में तरदीद आप करते रहे वो, क्योंकि अब तो जर्नलिज्म ये है कि खबर की तस्दीक हो या तरदीद हो। खबर अगर एक मरतबा मार्केट में आ गई तो उस पर डिबेट भी होती है। अच्छा, उसकी जो तरदीद थी ना, वो बड़ी बड़ी गोलमोल सी तरदीद थी जिसमें जुमलों की तस्दीक हो रही है, लेकिन कह रहे हैं जी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की हम कहते हैं तरदीद करते हैं। भट्टी साहब, इस वक्त ये जो परवेज खटक साहब ने खड़े होकर बात की है, क्या इसलिए भी है कि वो अब एक एज ए सीरियस कंटेंडर खुद को पेश कर रहे हैं? क्योंकि जब खबरें आती हैं जी कि शहबाज साहब के साथ बातचीत हो रही है, तो फिर पीटीआई के अंदर से लोग भी सोचेंगे कि भाई अगर वहां बात हो सकती है तो फिर यहां पे भी तो बात हो सकती है ना। अच्छा मारिया, मैंने कहा है इमरान खान की हुकूमत भेजना दुनिया का सबसे आसान काम है मेरी नजर में, लेकिन जब असल आवाम चाहेगी। क्या जहांगीर तरीन के 40 लोग आप भूल गए? क्या इस फैक्ट को भूल गए? पंजाब में कितना मार्जिन है सीटों का, वफाक में कितना मार्जिन है। MQM और काफ लीग दर्जनों मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है हुकूमत में, लेकिन जब वोट का वक्त आता है उसे वोट पड़ जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है। जहां तक परवेज खटक है, जो अभी मदर अब्बास साहब बरतानिया दौर के उस्ताद हैं, ये हमारे डायरेक्टर न्यूज थे एयरवाई में, तो एक बड़ी खौफनाक खबर थी उस वक्त के हुक्मरान की, ये मान नहीं थे रहे। मैंने कहा सर ये खबर सच्ची है, मैं रिजाइन दे दूंगा। फिर इन्होंने खैर शफकत की और खबर चली, और वो पूरे उसके बाद अल्ताफ सेंसर बोला उस पर, और को पाकिस्तान में किसी ने उसका फॉलो अप नहीं दिया। अच्छा। परवेज खटक साहब उससे पहले 15 से 20 MNA KPK से मिले, उसके बाद चैम्बर में प्राइम मिनिस्टर के पास गए जब वो MQM और उस काफ लीग के लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने इन तमाम खदशात का इजहार किया और उधर ज्यादा तल्ख बातें हुई। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में उसका इजहार किया। इनफैक्ट के परवेज खटक साहब को भी पता है जब उधर से इशारा आया ना, तो हाँ साहब मैटर करते ही नहीं। मैं कह रहा हूं 3 दिन 72 घंटे भी ज्यादा है। सही। तो परवेज खटक साहब ने KPK के तमाम मिनिस्टरों कौमी असम्बली के अराकीन की नुमाइंदगी की थी गैस वाले इशू पे। अच्छा। परवेज खटक को बहुत ज्यादा नाराजगी है। परवेज खटक ने ही इन्हें 4-5 साल सूबा करके दी हुकूमत। 5 साल बाद ये 2/3 मेजोरिटी से आए, वरना KPK आते नहीं थे। उनको पहले CM से इग्नोर किया गया, फिर उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया जिसके पल्ले कुछ नहीं है। तो मेरी नजर में परवेज खटक साहब को आज कोई इशारा कर दे, अच्छा, मदर साहब के दोस्त, तो मैं 72 घंटे का टाइम कह रहा हूँ। अच्छा। वो भी ज्यादा। हाँ, ये तो लेकिन ना इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई, हाँ, ना अपोजिशन गिराएंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमने मैं एक और बात, बशीर मेमन के खिलाफ इस वक्त हुकूमत इंतकाम में अंधी हुई है, वो भी झूठा पर्चा दे रही है, गलत है गलत है गलत है। अच्छा। ये भी रिकॉर्ड पे रख ले, और ये भी आने वाली है बड़ी खौफनाक हकायक। अच्छा। कि इंटरपोल पे जिस पे उनको इल्जाम लगाया गया, क्योंकि इमरान इन्होंने 2-3 बातें बशीर मेमन ने की थी। एक ख्वाजा आसफ पे आर्टिकल 6 का पर्चा नहीं दिया था, और 2 खान साहब ने गलत काम किए थे, उन्होंने नहीं किए। तो जिस इशू में अब कह रहे हैं कि उमर फारूक का इंटरपोल से नाम निकलवाया, वो इन्होंने निकलवाया ही नहीं। बड़ी कन्फर्म आपको इतला दे। अच्छा, चले ये आपने हमें बता दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जरा ऑपोजिशन की सियासत का इस वक्त जायजा लेंगे ना। PMLN में मजहर साहब, ऑब्वियसली आज मैं देख रही थी जो एक बयानबाजी होती है उसमें तो शेख साहब कहते हैं ना कोई डील हो रही है, ना कोई डील हो रही है। शहबाज गिल साहब कहते हैं ये क्या चाहते हैं कि शरीफ जिसके नाम के आगे लगाओ वो सारे बाहर जा सकें, ये इनको चाहिए इस पूरे मामले में। सो मियां साहब की इस वक्त तक जो ये जो सिग्नलिंग है, ये आपको लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं कोई खातिर खा नताइज PMLN के लिए निकल रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए मारिया, भट्टी साहब लाहौर में बैठे हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं इन्हें पाकिस्तानी जर्नलिज्म का परवेज खटक कह सकता हूँ। लेकिन ये याद रखें कि पिछले 3.5 साल में बहुत कोशिश हुई PMLN को ब्रेक करने की जी, बहुत कोशिश हुई। और बीच में आया भी कि जी 4 MPs ने परवेज उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर ली, ये कर ली। एक बात अभी तक एस्टैब्लिश है, अंदर डिवीजन होगा, भाइयों में डिवीजन होगा, खानदान में डिवीजन होगा। ऑन ग्राउंड PMLN इंटैक्ट नजर आती है, और ज़िमनी इलेक्शंस के में
के नताइज भी ये बताते हैं कि PMLN इंटैक्ट है अब तक। अब उसे ब्रेक करने की, शहबाज नवाज ये करने की, सबको आउट कर दें, इमरान खान का बिल्कुल ये वाज़े वो है कि इन भाइयों को आउट किया जाए। ठीक है। वो चाहते हैं कि जिस तरफ इशारा किया था शेख रशीद साहब ने कि चारों शरीफ वो है। PTI अगर नर्वस है तो नर्वस इसी चीज से है कि अगर कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है तो उसको रोका जाए। और आप देख लें, इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने इजलास में वो कहा था अभी नहीं, इससे पहले जी पार्टी इजलास में उन्होंने ये इशारा दिया था कि जी कौन है जो एक मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो साबिक वजीर आजम को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वो जाहिर है पार्टी को नहीं मैसेज दे रहे थे, वो किसी और को मैसेज दे रहे थे जी। तो PTI अगर परेशान है तो वो इसलिए कि उन्हें पता है कि अगले इलेक्शन का मेक और ब्रेक जो है वो PMLN का मेक और ब्रेक है। अगर PMLN को ब्रेक नहीं कर सके, शरीफ में से कोई भी शरीफ अगर मेन स्ट्रीम में रहा और पार्टी को लीड करता रहा तो PTI के लिए बड़ी ये बातचीत तो हो रही है, ये तो शोर है, ये तो PMLN वाले खुद भी बताते हैं, वो उसके हवाले से बार बार खुल के कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड के अलावा भी कह रहे हैं। सो भट्टी साहब, ये जो बातचीत हो रही है इनकी PMLN वालों की, ये कहाँ तक पहुंची है और ये इसमें कौन सी चीजें जो हैं जिसपे इत्तेफाक हो सकता है और कौन से ऐसे नुक्ते हैं जो तकाजा है उसमें बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हो सकता? मारिया, शहबाज शरीफ का बाहर आना भी बातचीत का नतीजा है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब का लंदन जाना भी बातचीत का नतीजा है। अब कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन शहबाज शरीफ को कभी भी किसी स्टेज पे बात करने वालों ने ये नहीं कहा कि अभी आपको हुकूमत दिलाते हैं, उन्होंने कहा आपको गिरफ्तारी से बचाएंगे। इसी वजह से दो शरीफ तो ऑलरेडी माइनस हैं। ये पता नहीं शेख रशीद साहब तो अजीब सी प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आज 16 तारीख है और कल कहेंगे 17 तारीख को पीर होगी, मैं बड़ा बड़ा ज्योतिषी हूँ, बड़ा बड़ा पामिस्ट हूँ। भाई 17 को होगी पीर, तुमने क्या को तीर मार लिया। मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब अदालत से सजा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ की डील हो रही है, सिर्फ वो अपने रास्ते में अब इमरान खान साहब रुकावट समझते हैं शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ को भी पता है कि वो इस इलेक्शन में, इस ट्रेन में नहीं स्पेस मांग रहे, अगला इलेक्शन कह रहे हैं ठीक हो। ये शहबाज शरीफ के भी लम्हे है। ये कहीं भी मेरी इत्तला के मुताबिक नून लीग को ये यकीन दहानी नहीं कराई गई कि 2022 के 3-4 महीने में हुकूमत चले जाएगी। ये मेरी तलाश। हाँ, एक दफा FIA पेशी पर गए, इमरान एक मुबैना तौर पर एक दाखिला के एडवाइजर है, उन्होंने पूरा जोर लगाया गिरफ्तार हो। फिर मदर साहब के दोस्तों ने, ताकतवर हलकों ने बचाया। तो शहबाज शरीफ का इन्हें अगले इलेक्शन का खौफ आ रहा है जो मेरी तरह। लेकिन भट्टी साहब, ये इस इलेक्शन में इस प्योर में जाते हैं तो इमरान खान साहब अपनी किसी बड़ी गलती जो करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मरियम और नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट शर्त है PMLN के लिए। वो चले अगर मियां साहब की खुद की तो ओवरटर्न ना हो, लेकिन मरियम बीबी के लिए तो वो चाहते हैं कि भाई ये सियासी अमल में हिस्सा ले सके। मरियम ने जिद ही ये डाली थी। मरियम ने अब जो अपनी 3 रिजाइनों से पीछे हटी है ना, पहले वो 3 रिजाइन मांगती थी, आर्मी चीफ साहब का, DG ISI का। डील के तहत पहले आर्मी चीफ के रिजाइन से वो पीछे हट गई। आप पिछले 5-6 महीने के क्लिप्स उनके निकाल लें, अब हट गई। मरियम की ये जिद थी कि मुझे इन्हीं दिनों में इस्लामाबाद से रिलीफ मिल जाए। लेकिन शहबाज शरीफ को ये बात, जिनसे भी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो हम गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन ये मरियम वाला काम अगले आप इलेक्शन तक जाने दें। ठीक है, क्योंकि 2023 के एंड में एक अहम तब्दीली होगी। हम इशारों किनारों में बात कर सकते हैं, उस पर कर रहे हैं। मेरी जो इतला है कि मैं आपको कह रहा हूं, मरियम को पता है उन्हें अब रिलीफ नहीं मिलना इस वक्त, और नवाज शरीफ को भी रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा। शहबाज साहब ने मैसेज दिया कि जी मैंने बड़ी कोशिश की है, फिलहाल ये है कि मरियम को रेस्ट नहीं करेंगे। मरियम बाहर रहेगी। आपको याद होगा कि मरियम नैब की एक पेशी पे गई लाहौर रायविंड, तो पथराव किया गया। उसके बाद कभी मरियम बुलाया नहीं उन्होंने, बुलाया? मुझे बताएं। नहीं बुलाया नहीं, उसके बाद नहीं बुलाया जी। तो यहाँ फिर वो पर्चा झूठा था, यहाँ इन्होंने जो हमला किया है वो ठीक था। तो ये फिर कहते हैं बातचीत नहीं होती, तो फिर क्या इसका मतलब निकालें, मुझे बताएं। इसका मतलब यही है कि बातचीत होती है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर खान साहब को पता चलता है, वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक और इस पूरे मामले में मजहर साहब, पीपल्स पार्टी जो है
وہ کیا سوچ رہی؟ بیکاز آبویسلی بل پاس کرانا ہے سندھ میں، وہ جو بھی ان کے پاس اس وقت اقتدار موجود ہے وہ اس سے مطمئن ہے، لیکن یہ تو بات پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک نیا اپنے لیے رول دیکھ رہی تھی جنوبی پنجاب میں، جس کے لیے پیر پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی ابھی؟ دیکھیں ماریا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان بٹوین دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی وہ بالکل ایبسلوٹ اگلی مرتبہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، نیوٹرل ہو جاتے ہیں، اور اس نیوٹرلٹی میں جو ہے پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت بن کے آتی ہے، تو پیپلز پارٹی جو اتحاد بنانے جا رہی ہے وہ بھی ڈیسائسو ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اس کی پوری کوشش ہے کہ اربن اور رورل سندھ ملا کے ان کے پاس جو ہے وہ میجر سیٹیں آ جائیں، جس کے امکانات خاصے ہیں کہ وہ ایک ظاہر سب سے بڑی جماعت تو پیپلز پارٹی رہے گی، اس چیز کے خاصے امکانات ہیں، لیکن وہ اور میجورٹی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں جتنی مرتبہ پچھلی مرتبہ سیٹیں لیں سندھ کے اندر کی بات کرو۔ باقی پنجاب میں وہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، اور جے یو آئی کے ساتھ بھی اب ان کی بات چیت ہے، تو پیپلز پارٹی وہ ان سارے جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں ان کو پلگ ان کر کے ایک اتحاد بنانا چاہ رہی ہے پوسٹ 2023 اس میں، اور اس سچویشن میں ظاہر ہے وہ زرداری صاحب جو بھی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اس میں، کہ جہاں اگر فرض کریں شہباز شریف سے چیزیں شریف آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں، یا شہباز شریف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی، تو پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ پی ایم ایل این کے لوگ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک اور اگلے 5 سال کے لیے بھی اپوزیشن میں کھڑے رہنے کا تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال، تو وہ ویٹ اینڈ سی والی پالیٹکس، ویٹ اینڈ واچ پالیٹکس ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عارف حمیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ منی بل کے پاس ہونے کے بعد اس وقت جو یہ کیا بتاتی ہے اس پورے ایونٹ، یہ پورے ایکسرسائز ہمیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ایک احتجاج اور دھرنا ہو رہا ہے اس وقت سندھ میں، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے، سندھ کے بلدیاتی انتخابی ایکٹ کے اگینسٹ ووکل ہیں وہاں پہ تمام اپوزیشن جماعتیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی ہماری۔ ویلکم بیک۔ سندھ کا جو نیا بلدیاتی نظام ہے اس پر کنٹروورسی، اس پہ اپوزیشن کی جانب سے جو مخالفت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور آج ایک دھرنا ہو رہا ہے، سٹ ان ہو رہا ہے کراچی میں، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے، باقی جماعتیں بھی ان کی ہم آواز ہیں۔ یہ مسئلہ سارا ہے کیا؟ ذرا کوئکلی اس کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ 27 نومبر 2021 کو بلدیاتی نظام کا بل منظور کیا گیا تھا، سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، مگر گورنر سندھ نے بل پر اعتراض عائد کیا تھا اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اس بل کے obviously خلاف ہے، اور چونکہ وہاں پہ گورنر ان کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے تو انہوں نے یہ اس پہ اعتراض لگا دیا تھا۔ 11 دسمبر 2021 کو سندھ اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود نیا بلدیاتی نظام کا جو بل ہے اس کو دوبارہ منظور کروا لیا گیا۔ بل کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب اور بلدیاتی کونسل کے چیئرمین کا انتخاب بھی شو آف ہینڈ سے رکھا گیا تھا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور اعتراضات کے بعد سندھ حکومت نے نئی ترمیمی مسودے میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈ کی شک واپس لے لی تھی۔ سندھ حکومت نے صوبے میں ٹاؤن سسٹم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور بے نظیر آباد جو ہے یہ اب ٹاؤنز بنیں گے۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کا اس پہ اعتراض ہے، اور انہوں نے یہ جو نیا بلدیاتی قانون ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور فریقین کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ درخواست میں جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں جی کہ نئے بلدیاتی قانون کے سیکشن 14 اور 17 میں کی گئی ترامیم پر اعتراض اٹھائے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آئین کی شک 140A کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ پی ایس پی اور تحریک انصاف نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کیا ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق شیڈول دوم حصہ 1 کی ذیلی دفعات جو ہے 5، 12، 13 کو ختم کیا گیا، جن کا تعلق سکولز، میڈیکل کالجز، ہسپتالوں، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ملکیتی اراضی پر قبضے اور تجاوزات کے خاتمے سے تھا۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جواب دہندگان نے کراچی کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو سندھ کا جو نیا بلدیاتی قانون ہے یہ آئین کی ان شکوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایم کیو ایم، تحریک انصاف، پی ایس پی،
समेत सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। 17 दिनों से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर बैठी है और आज शाहराह फैसल पर मार्च के बाद अलामती धरना भी दिया गया है। और हमारे साथ इसी धरने से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। सर, ये कानून, ये जो मामला है अब ये कोर्ट में है, आप लोगों ने भी इसको लेकर गए हैं और तहरीक इंसाफ भी लेके गई है। तो जब कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में ये धरनों का और ये सिट इन का इसका इस वक्त क्या रीजन है? देखें, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, अनफॉर्चुनेटली चूंकि कोर्ट के मामलात इतनी जल्दी सेटल भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारा ये आईनी कानूनी हक है कि अदालत में हम जाएं, तो हमने अदालत भी गए हैं। और हमारा ये जमहूरी हक है कि हम अवामी जिद्दोजहद के ज़रिए से मसला हल करवाएं, तो हम उसके लिए धरना दे रहे हैं। हमने दोनों चीज़ें आइन और जमहूरियत की रूह के मुताबिक की हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो बकिया अपोजिशन है ना, वो तो जो होता है ना कि शाखों पर बात कर रही है, जड़ों पर ज़्यादा उसने बात ही नहीं की है। असल बात तो ये है कि इख्तियारात के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हमारा जो प्ली है, हमारी जो तजावीज़ थी जो हमने उनको दी थी बहुत वाज़ेह तौर पर कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होना चाहिए, यूनियन कमेटियों की तादाद पूरे मुल्क में बराबरी की सतह पर होनी चाहिए, जिस आबादी के ऊपर अंदरून सिंध में या सिंध के दीगर शहरों में होनी चाहिए, उतनी ही बुनियाद के ऊपर कराची में होनी चाहिए। 233 कराची में इन्होंने रखी हैं और 1400 अदर दिन कराची, जबकि कराची इस जाली मरदमशुमारी के मुताबिक भी 1/3 बनता है। अच्छा। तो ठीक है, देही सिंध और उसका फर्क पड़ता है, आप जो है 10-20% मार्जिन रख लें, लेकिन ये ज्यादती है। तीसरी बात ये है कि जितने इदारे बल्दियाती हैं, यानी KDA, उसको डिवॉल्व करना चाहिए आइन के मुताबिक, इन्होंने नहीं किया हुआ। सिंध हुकूमत कहते थे MDA LDA सिंध हुकूमत के तहत है। ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ पहले ही ले लिया था, और जो 350 डिस्पेंसरियां KMC की बची थी वो भी ले लिया। जो अस्पताल बचे थे, अब्बासी शहीद जैसे सोबराज अस्पताल, लिप्रोसी हॉस्पिटल, दिल का अस्पताल फेडरल बियर जो खान साहब ने, रहमतुल्लाह खान ने बनाया था, वो सब भी ले लिए। बचा ही कुछ नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत ने ले लिया। अच्छा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ले दिया। जब कुछ बचा ही नहीं, तो लूली लंगड़ी अंधी बहरी बल्दिया का क्या करेंगे हम? ठीक है। और उस मेयर का क्या करेंगे कि जो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस होगा? ठीक है हाफिज साहब, आपका ये नुक्ता आ गया है सामने। जो आपके इतराजात है ये टेक्निकल हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप कानूनी तौर पे भी इसको फाइट कर रहे हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास सिंध असेंबली के अंदर इतनी अददी बरतरी हो कि आप वहां पर इस टफ टाइम दे सकें पीपल्स पार्टी को, बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अदालत में गए हैं, वहां से जाकर कोई ना कोई यहाँ पे आपको अदालत से रिलीफ मिले। सो ये दो ही ऑप्शन है, ये धरना और ये सिट इन जो है, इससे आप किस तरह का दबाव और किस पे दबाव इस वक्त डाल रहे हैं? हुकूमत पे डाल रहे हैं। तमाम शहरों की, शहरी लोगों की, 3.5 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। बल्कि ये बिल तो खुद देही अवाम के इख्तियार के खिलाफ है। एक बात मैं वजाहत कर दूं, आइन के मुताबिक जब 140A में ये बात मौजूद है कि आप तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात डिवॉल्व करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ही ये वर्जन मौजूद है कि डेवोल्यूशन जो होता है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन भी नहीं होता, ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। आप हक देंगे, पूरा का पूरा मुंतकिल करेंगे, लेकिन बजाय इसके कि वो डिवॉल्व करते हैं, उन्होंने तो सारे के सारे उठा लिए। तो कोई असम्बली भी जितनी भी अक्सरियत रखती हो, आइन के खिलाफ वो कानून साजी नहीं कर सकती। जहां तक धरने का ताल्लुक है, देखें, इस धरने से मोबिलाइजेशन पैदा हुई। अच्छा। और इस धरने के नतीजे में ये हुआ कि अपोजिशन ने भी कल एक एहतजाज कर लिया। हाँ। और वो भी उन्होंने 27 फरवरी का ऐलान कर दिया कि जनाब हम घोटकी से यहाँ मार्च करेंगे, वरना अपोजिशन तो सोई हुई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आपका डिलेमा यही है सर कि आप अपोजिशन इस इशू के ऊपर बड़े बिखरे बिखरे से है। मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, बैठ के छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बड़े बिखरे बिखरे से अपोजिशन इस वक्त सिंध के अंदर। अगर हम वो इसलिए है कि अपोजिशन की प्रायोरिटी नहीं है कराची, ये अपोजिशन विफाक में हुकूमत में है और उसने हमारी आधी आबादी खा ली है। यही अपोजिशन विफाक में हुकूमत में, और इसने कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, बगैर किसी मुद्दत के, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। यही अपोजिशन विफाक में और के इलेक्ट्रिक के माफिया को मुसल्लत रखा हुआ है। चूल्हों में गैस नहीं आ रही, सनतों को गैस नहीं मिल रही, और के इलेक्ट्रिक को गैस मिल रही है, ऑयल के पैसे चार्ज हो रहे हैं। यही अपोजिशन जो है वो विफाक में हुकूमत में है। और ये जितने गैस का बहरान, पानी का जो मंसूबा K4 है, उस मंसूबे को उन्होंने 1/3 कर दिया। ये अपोजिशन हुकूमत में, और इसने 1% एलोकेशन नहीं की पानी की, पूरे सूबा सिंध के पानी में से, ये उनका काम था। तो ये अपोजिशन नहीं है, कराची के अवाम अपोजिशन है। आज आपने देखा शाहराह फैसल पर, आप यकीन करें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, अपने कैमरामैन से पूछ लीजिए, दूसरा सिरा नहीं था। मीलों दूर तक लोग जो मौजूद थे 2 दिन के नोटिस पर, और ये धरना ऐसी थोड़ी है बरसात तो में, फिर अब आगे क्या? और ओमिक्रॉन में भी बाय द वे हाफिज साहब, ओमिक्रॉन की बिल्कुल इस वक्त उठान है, उसमें भी ये धरना हो रहा है। लेकिन अब मुझे बताइए कि इससे आगे अब क्या होगा, क्योंकि आप धरना देंगे और कितने दिन, या क्या ये आज खत्म हो जाएगा? क्योंकि 17 दिन से आप लोग ऑब्वियसली एहतजाज कर रहे हैं, आगे क्या है इस वक्त? अब
دیکھیں حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی, یہ دھرنا تھا نا, یہ ہماری اللہ کا شکر ہے عوامی قوت ہے. حکومت کی ٹیم آئی, اس نے ہم سے بات کی, انہوں نے بھی کمیٹی بنائی, ہم نے بھی بنائی. 4 دن وہ نہیں آئے, ہمارا دھرنا جاری رہا. ہم نے کہا یار دھرنا مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے, اور یہ دھرنا بیس ہوگا, اور پورے شہر میں دھرنے ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور یہ ایک موبلائزیشن ہے, اپنے حق کی آواز ہے نا, ہمارے بچوں کا مستقبل. ابھی اس کا کیا اس وقت انجام ہے, کیا جب تک کمیٹی اگلی مذاکرات کا دور ہوا, 2 دن پہلے مذاکرات کا دور ہوا, اس میں ساری تفصیلات میں بات ہو گئی, ہم نے بھی اپنی چیزیں دے دی, انہوں نے بھی دے دی. اس کے بعد اب کل میٹنگ ہونی ہے, ان کی ٹیم کی اور ہماری ٹیم کی. ہم توقع رکھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے نا, یہ تمام چیزیں جو انہوں نے غیر ضروری طور پر, غیر آئینی طور پر لی, وہ واپس کر دیں گے. وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ماس موبلائزیشن کے علاوہ. اور جہاں تک اومیکرون کا, کراچی, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم 173 ارب روپے کا صحت کا بجٹ ہے, 277 ارب جی سر, وہ پرابلمٹک باتیں ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہیلتھ کون سا سرکاری اسکول ہے ماریا, بات سنیں, ایک اسکول ایسا نہیں 49,000 میں سے, کراچی کے 4,000 اسکول میں سے ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کوئی آدمی اس لیے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجے. سر وہ بات یہ آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کر رہی, اس کو تو میں کویسچن ہی نہیں کر رہی, پر اگر وہاں پہ کراچی کے اسکولوں کی حالت بری ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اور اومیکرون کے بیچ میں یہ دھرنا دینا جہاں ٹرانسمیشن ریٹ بہت زیادہ ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. کمپیریزن دیکھیں اومیکرون ہو یا کچھ بھی ہو, جب یہ کل سندھ حکومت نے فیسٹیول کیا ہے نا, فوڈ فیسٹیول, جی غلط کیا, اومیکرون نہیں ہے, بالکل وہ بھی غلط کیا, جہالت ہے. ہم یہاں پر میجرز لیں گے, ہم یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی ایسے نہیں چلتی, یہاں پر ویکسینیشن کے اسٹال موجود ہے, بوسٹر لگ رہا ہے لوگوں کو. یہاں پر ہم سارے احتیاطی کوشش کریں گے کہ جتنی ممکن ہو سکے. اب جہاں تک ماسک کا تعلق ہے, وہ تو انٹرنیشنلی اب ڈسکشن میں ہے کہ اس ماسک کی اب ضرورت نہیں رہی ہے, وہ دو رائے ہیں. ماسک ضروری ہے, لیکن ابھی جو آپ یہ ویکسین لگائیں گے نا, یہ بھی جب آج اگر بوسٹر لگائیں گے تو اس نے کچھ دنوں بعد اثر کرنا ہے, ابھی فوراً اثر نہیں کرے گا. یہ بھی دیکھیں اومیکرون ہمارے لیے سب سے بڑا, اومیکرون یہ وڈیرا شاہی ہے جو مسلط ہے, برباد کر دیا ہماری نسل کو. اب اس کے خلاف جدوجہد ہوگی. میں بتاؤں یہ چیزیں نہیں روکیں گے, ہم میجرز لے لیں گے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, ہمیں اختیار ملنا چاہیے. یہ ہم سیریس بیٹھے ہیں, ہم کچھ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں. سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کل اپوزیشن نے کر لی, 10 جماعتوں نے مل کر احتجاج کر لیا, علامتی دھرنی دے دی انہوں نے 1/2 گھنٹے کی. ہم نے تو آج شارع فیصل بھی 6 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں پر. آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہے, مطلب obviously پہلے کچھ تھوڑی بہت آپ لوگوں کے درمیان رابطے تھے, لیکن ابھی obviously وہاں پہ نون لیگ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, MQM ہے, PSP ہے, تو یہ آپ کے کوئی آپس میں اس حوالے سے رابطے ہیں یا اپنی 1.5 اینٹ کی اس وقت مسجد ہے وہاں؟ نہیں, ان کی تو آدھی اینٹ کی بھی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. پچھلے 1.5 مہینے میں ایک مظاہرہ کیا, اس کا بھی حال کل آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ رابطے بھی ہوئے, ملاقاتیں بھی ہوئیں, اتفاق رائے بھی ہے. اس ایک پوائنٹ پہ سب کا اتفاق ہے, لیکن ان کے انتظار میں جدوجہد تو ختم نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ مسئلہ حل کرانا ہے, کیونکہ 2013 میں تو شریک جرم تھے نا یہ. جب 80% اختیارات پہ قبضہ تھا تو MQM ان کی اتحادی تھی, اور 1 سال مزید اتحادی رہی, اور ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے زبانی جمع خرچ کے علاوہ. تو اس لیے ہم تو جینوئن اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. آپ نے آج عوام دیکھ لیے, اب یہ تحریک آگے بڑھے. بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہمارے ساتھ موجود تھے. 17 دن سے یہ دھرنا جاری ہے. حکومت نے, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کا 1 راؤنڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو مزید تجاویز ہیں وہ کل پیش کرنی ہے. لیکن بہرحال خیال کرنا چاہیے ایسے موقع پہ تمام جو تحریکیں ہیں ان کو, خاص طور پہ جب کووڈ کا یہ سٹرین بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. بلدیاتی انتخاب کے اوپر اپوزیشن کے تمام جو اس وقت خدشات ہیں وہ درست ہے, اور ان پہ بات ہونی چاہیے, لیکن سیاست احتیاط کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. پروگرام میں ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ایک اور سوشل جو ہمارا ایک پرابلم ہے اس کی طرف آپ کی نظر جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے, اور وہ ہے جنرلی انٹرٹینمنٹ کی جگہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی کا جو رجحان ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کے جو ایونیوز ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ کم ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے تمام ثقافتی سرگرمیاں بھی معطل رہی ہیں. اب جا کے کہیں نہ کہیں کانسرٹس اور اس طرح کے ایونٹس ہونا شروع ہوئے ہیں, لیکن میں نے گزشتہ ایک پیٹرن دیکھا ہے, 3-4 جو بڑے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں, اور اس حوالے سے میں بات کروں گی. یہ کانسرٹس کے درمیان خواتین سے خاص طور پہ جو بدتمیزی کا یہ رجحان ہے. آئمہ بیگ کی ایک ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بہت وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ. یہ رواں ہفتے لاہور کا ایک نجی کالج ہے, اور آئمہ بیگ کانسرٹ کے دوران وہاں جو شائقین ہیں ان لوگوں انہوں نے آئمہ بیگ اور دیگر خواتین پہ آوازیں کسیں, نازیبا اشارے کیے.
आयमा ने पहले दिल बर्दाश्ता हो के कॉन्सर्ट अधूरा छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन फिर इंतजामिया ने उनकी मिन्नतें की, उन्हें दरख्वास्त की और उन्होंने दोबारा कॉन्सर्ट शुरू करने का फैसला किया और कहा कि वो किसी एक शख्स की गलती पर दीगर शायकीन की तफरीह खराब नहीं कर सकते। अब एक फीमेल एंटरटेनर अगर वहां पर अपना कॉन्सर्ट करने आई है और आप उसको गंदे गंदे इशारे करेंगे तो वो क्यों परफॉर्म करे आपके लिए, वो क्यों करे ये सारी परफॉर्मेंस आपके लिए? वो बिल्कुल oblige नहीं है कि आपकी जो है एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे खड़ी होकर आपकी ये बकवास सुने। ऐसे एक वाकया हुआ था जी, गुज़श्ता महीने 12 दिसंबर को इस्लामाबाद में आतिफ असलम साहब का कॉन्सर्ट था। उस वक्त बदमज़गी वहां पे हुई जब क्राउड में मौजूद जो लड़के थे उन्होंने एक लड़की को हिरासा करना शुरू किया, स्टेज पर बोतलें फेंकी। आतिफ असलम ने उन्हें देखकर पहले स्टेज से मना किया, मतलब जो वो स्टेज से खड़े होकर मना कर रहे हैं कि लड़कों को कि वो बदतमीजियां ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आई जी। फिर आतिफ असलम ने सिक्योरिटी बुलाई, लड़की को रेस्क्यू कराया। अच्छा, उसको जब स्टेज पे बुलाया तो ऑब्वियसली वो बहुत परेशान थी, वो रोना शुरू हो गई और इस बदतमीजी पे फिर एहतजाजन आतिफ असलम जो थे वो अपना कॉन्सर्ट अधूरा छोड़कर चले गए थे और किसी चंद लोगों की बदतमीजी की वजह से जो वहाँ इतने सारे लोग आए थे उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है कि वो कॉन्सर्ट नहीं हो सका। आसिम अजहर की मिसाल देख लीजिए, साले 9 के मौके पर इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हुआ था और उसमें आसिम अजहर को भी अपना कॉन्सर्ट उस वक्त रोकना पड़ा जब उन्होंने खुद स्टेज से किसी को खवातीन और फैमिलीज के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। भाई बदतमीजी ये रेगुलर बदतमीजी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा सिवियर बदतमीजी जहाँ पे आप नाजीबा तरीके से हाथ लगाते हैं, उनके करीब जाते हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। ये कोई आम बदतमीजी की बात नहीं हो रही, बड़ी अग्रेसिव सिवियर किस्म की बदतमीजी है जो इन खवातीन के साथ लड़के करते हैं इस माहौल में। आसिम ने इस मौके पर कॉन्सर्ट रोककर उन्हें खबरदार करते हुए कहा कि यहाँ फैमिलीज मौजूद हैं और मैंने खुद यहाँ पे अपनी आंखों से लड़कों को बदतमीजी करते हुए देखा है। जो ये बदतमीजी करेगा वो यहाँ से निकाला जाएगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे। जरा देखिए आसिम ने फिर कैसे इसे हैंडल किया। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, ये गुज़श्ता 1.5 महीने में ये 3 वाकये हैं। इसका मतलब है कि क्लियरली एक रुझान है। ये जो इस तरह से बदतमीज लड़के इन कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, वो कॉन्सर्ट सुनने के लिए नहीं जाते, वो वहां सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों को छेड़ने और तंग करने के लिए जाते हैं और जिसकी वजह से सबकी वो इवेंट खराब होता है, लड़कियां परेशान होती हैं, वो आना छोड़ देंगी और जो म्यूजिशियंस या जो एंटरटेनर्स हैं वो स्टेज के छोड़ के चले जाएंगे। तो अपनी चंद लम्हों की इस बेहुदा शौक के लिए, औरों के लिए ये इवेंट्स खराब मत कीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।